कौन सा क्वेश्चन दिया था? क्वेश्चन 11 और 12 भी दिया था, किया 11 एंड 12। आंसर मैच कर लें जरा। 11 कौन सी अटेम्प्ट का क्वेश्चन है? 19 का, 2019 का क्वेश्चन नंबर, उस पे लिखी हुई अटेम्प्ट नोट्स निकालो। 2019 का, स्प्रिंग 2019 का क्वेश्चन नंबर 1। और 12वां सवाल स्प्रिंग 2021 क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले 2021 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। 2021 का क्वेश्चन नंबर 1, ये सॉल्यूशन है उसका। दो 2021 का क्वेश्चन नंबर 1 चेक करें जरा। ये आई कैप का ही सॉल्यूशन है मेरे पास। तो इसमें ये जो क्वांटिटी स्केड्यूल है इसको छोड़ दे। ये दो कॉलम ईपीयू के देखें, चेक करें। ये प्रोसेस 1 ही था, इसमें मटेरियल रिसीव नहीं होगा। मटेरियल का जवाब है 18,200 ईपीयू का, और कन्वर्जन का जवाब है 17,000। उसके बाद अगली चीज है कॉस्ट पर यूनिट पे आ जाएं। तो ये 2136 ये मटेरियल की कॉस्ट है पर केजी, कन्वर्जन की कॉस्ट है 770, और टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट की है 2915। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट मांगी हुई थी, तो उसने एलिमेंट वाइज भी निकाली है, लेकिन आप टोटल देख लें 46640 कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस या गेन 2176। एबनॉर्मल गेन को एज पर इंस्पेक्शन स्टेज लेना था। तो 21, ये देख लो एलिमेंट वाइज भी उसने कैलकुलेट किया हुआ है। ये पता है कैसे कैलकुलेट हुआ है? 1709 2136 इंटू 800 और 779 इंटू 600। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है 7810। जी अच्छा, इस सवाल में पार्ट ए में क्या रिक्वायरमेंट थी? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। पार्ट बी में उसने मांगा था कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग और एबनॉर्मल गेन, ठीक है। सी पार्ट में उसने एंट्रीज मांगी थी, एबनॉर्मल ओ उसने कहा था प्रोडक्शन गेन और लॉसेस की एंट्रीज। अच्छा, ये मैं तो इन रकमों को टैली कर रहा हूं। ये 46640 78102176। अच्छा, अब ये एंट्रीज देख के को मुझे बता सकता है कि ये जो पहली एंट्री है ये किस चीज की है और दूसरी? मैं तो ऐसी एंट्रियां नहीं करता, ये तो अजीब सी शक्ल है। कैसे, इसके पीछे क्या एंट्री हुई होगी? पहली एंट्री के पीछे बताओ, मैं क्या कराता हूँ एंट्रियां। हाँ जी, सुन लें। हम जो एंट्रियां करते हैं, शाबाश, गुड। हम जो एंट्रियां करते हैं, हम करते हैं, मैं पहले करता हूँ नॉर्मल लॉस टू वर्क इन प्रोसेस ए, और उसके बाद स्क्रैप इन्वेंट्री, वो कहता है क्या आप भी स्क्रैप इन्वेंट्री लिख दें चाहे 2। तो अगर इन दोनों एंट्री को कंबाइन करें, जो कि अच्छी बात है, टाइम बचा और नंबर बड़े थोड़े हैं, तो एंट्री क्या बनेगी? स्क्रैप इन्वेंट्री। बेहतर है आप इकट्ठी भी कर सकते हैं, टू वर्क इन प्रोसेस ए। तो मैंने आपको सिखा दिया हुआ है, अब आपकी मर्जी है आप डिटेल्ड करें या टाइम बचाने वाली ये करें। बेहतर है ये टाइम बचा ले तो आसान है। दूसरी एंट्री किस चीज की थी? एबनॉर्मल गेन की थी। मैं एबनॉर्मल गेन की ये एंट्री करता हूँ, वर्क इन प्रोसेस टू एबनॉर्मल गेन, और उसके बाद एबनॉर्मल गेन इन्वेंट्री और 2 PLS।
है जी। इन दोनों को नेट करें तो ये बनती है। आज सारे मुंह उठा के आ गए हो हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि तानू ना पेंजा लावा। ठीक है, मेरा ख्याल है कल आपने रिकॉर्डिंग में बेइज्जती सुन ली होगी हैं। जे 2 दिन 2 बच्चे किसी भी दिन होए ना, मर्ज हो जानी है क्लास। मैं पढ़ानी नहीं, रिकॉर्डिंग भी नहीं लभनी, लाइव क्लास होएगी सिर्फ। तो फिर नस जाना, फिर पढ़ लेना जिन्हें पढ़ना होएगा हैं। की कहते हो? तानू मेरा पता नहीं है। मैं जब एक दफा फैसला कर लेता हूँ फिर मैं उस फैसले पे डट जाता हूँ। ठीक है, फिर मैं अपनी भी नहीं मानता। सुना ये डायलॉग कभी? ਉਹਨੇ ਤੇ सिर्फ फिल्म च किया सी। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ कर चुके हैं 1-2 दफा एक्सरसाइज। बच्चे जब बच्चों से मैं नॉन सीरियस से तंग आ जाऊं तो फिर मैं बच्चों को इस तरह ट्रीट करना कि बस फिर बाज फिर मिन्नत तरला, फिर नहीं मनना मैं। ठीक है, तो ये जो आपने इसको ट्रैफिक बनाया हुआ है ना, पार्क की तरह बनाया हुआ है, कदी मुँह चुकिया थे आ गए, कदी मुँह चुकिया थे ना आए। फिर मैं जिस दिन अब 2 बच्चे हुए ना, उस दिन क्लास आखिरी होनी है। अगले दिन तो ज्यूम्ड होएगा कि ताड़ी क्लास नहीं होनी, फिर ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ करानी होगी, जिथे मर्जी ले जाना एप्लीकेशन, ये पूछ लेना। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो हम आपके लिए बैठे, जो तुसी ना हो तो फिर मैं को पागल हैगा। मैं अपने घर जाके रोटी छोटी खावा, बच्चे सांभा अपने। कौम के बच्चे मैनू इन्ने अजीज ने कि मैं गोदी चुकी चुकी फिरा। अच्छा, तो ये उम्मीद है आपने मेरी गुफ्तगू समझ ली होगी हैं। नहीं समझ आई? आ जाएगी, आ जाएगी। जो पाला पेगा ना, आप पे ही समझ आएगी। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तीनों खवातीन, ये दो, ये दरमियान वाली। बाज लोग हैं जो डिफॉल्टर हैं, जो कभी कभी आते हैं ऐसे इंस्पेक्टर है, चेक करने आने ने उस्ताद हूँ। मैं कहना मेरा रिश्ता लेना आयो हैं, तुसी क्लास पढ़नी है पढ़ो, कदी आ गए कदी ना आए। ऐसे तो रिश्ते वाले चक्कर लगाते हैं। हाँ जी, ताड़ी बच्ची का ब्याह हो गया, नहीं होया तो असं लैके आइए फिर। या मुंडे का ब्याह हो गया, नहीं होया, चलो मैं लैके आनी है रिश्ता, ये लैके आना। ये रिश्ते वाले होते हैं जो ऐसे घूमते हैं, कभी आ गए ऑन एंड ऑफ, चलो फिर नाल खर्चा पानी भी ले गए। मैं तो सच्ची सच्ची बातें करता हूँ, जो बंदे को जेड़ा है उन्होंने लगे भी जाके उहदे दिमाग ते फिट भी होवे। अच्छा चलो, इसमें कुछ पूछना हो? नहीं पूछना, कोई मसला नहीं। अब आ जाए 11वें सवाल पे। 11वां सवाल जो है उसका सोल्यूशन स्प्रिंग 19 जी। इसमें मसला था? बिल्कुल मसला था, तो हम हल कर देते हैं। स्प्रिंग, अच्छा मैं एक बात बताना चाह रहा था, सॉरी 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 सॉरी। ये 12वें सवाल से ही रिलेटेड सुन लें। जब भी ऐसा सवाल हो जैसा कि ये 12वां क्वेश्चन था, आप पूरा प्रोसेस अकाउंट बना के सोल्यूशन कर रहे हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। किसने किसने पूरा प्रोसेस अकाउंट बनाया है? यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। कीमती टाइम जाया कर रहे हैं। सो प्लीज पूरा प्रोसेस अकाउंट जो मांगा हुआ है वो बनाएं। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं सर प्रोसेस अकाउंट बनाने से ना समझ आ जाती है सवाल की। तो भाई वो प्रोसेस अकाउंट का यूनिट्स वाला कॉलम बना ले बस। कौन सा कॉलम बना ले? रुपीज ना लिखें। तो इस सवाल को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट करना होता तो वो कैसे होना था? आपने, मैं सवाल नहीं हल करा, मैं सिर्फ उसका लेआउट बता रहा हूं। तो इस सवाल को करने के लिए आपने हेडिंग क्या देनी थी? इक्वलेंट। प्रोसेस ए था या बी था ये? तो प्रोसेस ए में तो हमारे मैक्सिमम 3 कॉलम बन सकते हैं, मटेरियल, लेबर, एफओएच। लेकिन मोस्टली हम 2 कॉलम ही बनाते हैं। ये हेडिंग देके छोड़ दिया हमने। 4-5 लाइनें। इधर हम वर्किंग 1 करेंगे और अपना जो प्रोसेस अकाउंट है वो सिर्फ यूनिट्स में। किसमें? उसको कहता आई कैप क्या बोलते हैं उसको? क्वांटिटी स्केड्यूल। हम अपना प्रोसेस अकाउंट सिर्फ यूनिट्स में बनाएंगे, जिसको केजीज कह रहा हूं मैं। असल में जो आपको प्रोसेस अकाउंट बना के सवाल आसान लगता है ना, वो रुपीज से नहीं मेन लगता, वो जो केजी डेबिट क्रेडिट साइड पे होते हैं ना। क्योंकि हम प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड को देख के ईपीयू बनाते हैं।
प्रोसेस की डेबिट क्रेडिट से फिर हम इंस्पेक्टेड यूनिट्स ये वो नॉर्मल लॉस वगैरह निकालते हैं। तो एक्चुअली आपने क्या करना है, प्रोसेस अकाउंट रुपीज में बनाने की बजाय सिर्फ किस में बना लो, यूनिट्स में या केजीज में। फिर उसको प्रोसेस अकाउंट नहीं कहना, फिर उसको क्या कहना है, और इसकी क्रेडिट साइड को देख के फिर आप यहाँ पे क्या बना लेंगे, क्रेडिट साइड को देख के आप क्या बना लेंगे, ईपीयू। समझ आई? कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकालनी थी। क्यों नहीं निकालनी? क्योंकि पार्ट ए में रिक्वायरमेंट ही एक है। 12वें सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ना क्या मांगा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो बेटा ये मांगे, ईपीयू का जवाब मांगा था। अब अगर आप पार्ट ए में कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल रहे हैं तो वो आप गलत कर रहे हैं। पार्ट ए में ईपीयू तक करना है। अच्छा, पार्ट बी में आकर आपको पहले क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट जो आप वर्किंग में करते थे, मेरा ख्याल है एवरेज कॉस्टिंग मेथड था शायद, ये एवरेज कॉस्टिंग था। तो आप एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, ब्रॉट डाउन प्लस करंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय ईपीयू मटेरियल के लिए और कन्वर्जन के लिए है। ये करने के बाद फिर जो आप ये प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे चीजें निकालते थे, क्रेडिट साइड की वो चीजें अब आप यहाँ पे निकाल लें एक एक लाइन में, कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट या कॉस्ट ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। और उसके बाद आगे क्या होता है पता नहीं, एबनॉर्मल लॉस था ये एबनॉर्मल, और आखिर में कॉस्ट ऑफ क्या निकाल लें, नो नीड टू प्रिपेयर एंटायर प्रोसेस अकाउंट। इसके बाद सी पार्ट में क्या कर लें, तो सवाल को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट करने की आदत डालें, कुछ अपना भी नॉलेज बीच में फिट कर ले। तो अगर आप ये क्वांटिटी स्केड्यूल यानी प्रोसेस अकाउंट यूनिट्स में बना लें तो इससे आपको ईपीयू बनाने में मसला, और अगर ईपीयू बन गया तो कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना आसान है। कुछ नहीं है, बस वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन ए और बी पार्ट की हेडिंग दे दिया है। एग्जामिनर को हमारा जवाब लगेगा कि ये इसने इस सवाल को देख के लगाया, लेकिन हमने क्या किया है, हमने बस 2 नंबर ही लगाई है कि अपना पूरा प्रोसेस अकाउंट रुपीज में नहीं बनाया, हमने अपना प्रोसेस अकाउंट किस में बनाया है, यूनिट्स में। तो प्रोसेस अकाउंट जो पूरा बना के सवाल हल करते हैं अभी तक के लिए तो ठीक है, लेकिन जब एट द टाइम ऑफ रिवीजन आप जाएं तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट करना जरूरी है। अगर आपने उसे ये कहा ना एलो प्रोसेस अकाउंट तो आप ही डाटा चुक ला एग्जामिनर, तो फिर एग्जामिनर ने कहना है भाई अपना रिजल्ट चुको तो अगली दफा आ जाओ। उसने आपको तो वो कैलकुलेटर पे चेक कर लो, और गलत के भी रुपीस बराबर आते हैं, गलत के भी रुपीस बराबर आते हैं। ये बेचारे निकाल के बैठे हुए थे उस दिन, वो कहते हैं हमारे रुपीस तो बराबर आए हैं। इनकरेक्ट बैलेंस शीट भी टैली होती है, कंपनसेटिंग एरर कहते हैं उसे। हम्म, कोई नंबर नहीं बराबर करने के, बराबर करने के कोई नंबर नहीं होते अलग से, फिगर्स निकालने के नंबर हैं। अच्छा, समझ आ गई। अब 11वें सवाल पर अगर हम आते हैं, 11वां सवाल हमारा, 11वां सवाल इन बंद करिए, एवं टाइम ज़ाया हो रहा है। दिस वन, दिस वन। अच्छा, 11वां सवाल किस अटेम्प्ट का है, 2019 का, स्प्रिंग 2019 का। अच्छा जी, 11वां सवाल जी, इसमें मसाइल हैं। वो कहते हैं कि सर जी इसमें इशू है। जी क्या इशू है भाई जवानों, पूछें कि मैं रीडिंग कर दूं, मैं रीडिंग कर देता हूं, आप उसमें फिर ये रीडिंग कर दूं कि आपने डायरेक्ट को मसला पूछना है, नॉर्मल लॉस वाला पॉइंट बता दे। मैं यूनिट्स में प्रोसेस का अकाउंट यूनिट में बना देता हूँ, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन रीडिंग भी कर लेते हैं चलो। कौन सा है सवाल, स्प्रिंग 19।
हाँ, मेरे नोट्स में वो दो टुकड़ों में, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से आई कैप का सवाल उठाएं। पहला सवाल है आई कैप का, स्प्रिंग 2019 का। जी, ट्यूलिप, ये बड़ा अच्छा सवाल है। एंट्रीज पूरी आई है, नरेशन उसने कहा है नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है। नरेशन ना मांगी हो तो लिखनी ही नहीं आपने, नरेशन लिखना जरूरी नहीं है। जी, तो ये हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर है 11। पास्ट पेपर का कौन सा है? स्प्रिंग 19, क्वेश्चन नंबर 1। आगे चले। क्वेश्चन में वो कहता है अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, और किस प्रोसेस की? प्रोसेस बी की। ठीक है जी, प्रोसेस बी की। कहता है ट्यूलिप एंटरप्राइज मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट अल्फा दैट रिक्वायर्स टू सेपरेट प्रोसेसेस ए एंड बी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसेस बी। बोल्ड किया है कि को गोंगलू बच्चा भी हो तो उसको पता चल जाए ये सारा नीचे डाटा जो दिया हुआ है ये किस प्रोसेस का है। लेकिन प्रोसेस बी में मटेरियल रिसीव हुआ होता है प्रोसेस ए से, तो वो जो मटेरियल रिसीव हुआ होगा उसके साथ लिखा होगा प्रोसेस ए। इसका ये मतलब नहीं समझना कि ये प्रोसेस ए का डाटा है। प्रोसेस ए से जो चीज आपको प्रोसेस बी में मिली है, मटेरियल रिसीव्ड या इनपुट, ये वो दी हुई है। तो आगे उसने फरवरी के मंथ का डाटा दिया हुआ है। अच्छा जी, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है। किस प्रोसेस का? इथे भी लिखता हूं मैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्रोसेस बी का है। ये पिछले महीने का क्लोजिंग होगा। ये असल में पता है किस महीने से ट्रांसफर होकर आया है? ये जनवरी से आया है, यकम फरवरी को। तो पिछले महीने तक इस पे 80% कन्वर्जन मटेरियल के मतलब क्या लिखा हुआ है? तो मटेरियल तो 100% लग चुका था। कन्वर्जन कितने परसेंट लग चुकी थी पिछले महीने तक? कितने लीटर है? 10,000 लीटर। अब 10,000 लीटर के आगे ये जो कॉस्ट नजर आ रही है ये 3 क्यों है? 3 क्यों है? और ये इनपुट ऑफ द करंट मंथ है, इसमें भी 3 कॉस्ट नजर आ रही हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है ये मैंने कल भी बताया था आपको। तो मैं ओपनिंग में नहीं पढ़ रहा पहले, मैं पहले पढ़ रहा हूँ इनपुट ऑफ द करंट मंथ। इनपुट ऑफ करंट मंथ का मतलब ये कौन से मंथ में रिसीव हुआ है? हमें प्रोसेस ए से फरवरी में कितने लीटर रिसीव हुआ है? 90,000 लीटर रिसीव हुआ है, और उसकी कॉस्ट कितनी है? 14,000। और आपने कितना ऐड किया है मटेरियल? 12,000 लीटर ऐड किया है, जिसकी कॉस्ट है प्रोसेस बी में जो ऐड हुआ है 7,000, और कन्वर्जन कितनी है? 5,600। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था कि ये जो मटेरियल रिसीव होता है इसका कुछ पोर्शन एक्चुअल आउटपुट में चला जाता है, और कुछ पोर्शन किस में चला जाता है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में। तो पिछली दफा भी प्रोसेस बी का मटेरियल रिसीव का कुछ पोर्शन आउटपुट में गया होगा और कुछ क्लोजिंग में गया होगा, जो इस दफा ओपनिंग में नजर आ रहा है। ये जो 1,500 है ना, इसमें और ये नीचे वाले इसमें क्या फर्क है 14,000 में? ये 1,500 पिछले महीने के रिसीव का पोर्शन है कुछ, और ये 14,000 रुपए फरवरी के महीने में जो पूरा रिसीव हुआ है ये वो है। दो रिसीव की रकमें क्यों हैं? एक पिछले महीने वाला है और एक करंट मंथ वाला है। दो ये एडिड की रकमें क्यों हैं? मटेरियल एडिड भी दो है, कन्वर्जन भी एडिड दो है। उसकी वजह क्या है? एक पिछले महीने का बचा हुआ पोर्शन है और एक करंट मंथ का है। ओपनिंग में ये जो तीनों रकमें आ रही हैं ये पिछले महीने की इनकम्प्लीट यूनिट्स की कॉस्ट है। कल आपको अगर मैंने एक डायग्राम वो टेबल सा बनवाया था तो मैंने आपसे कहा था कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो होता है ना उसमें 3 रकमें होती हैं। कितनी रकमें होती हैं? अब मैंने पता नहीं वो कहाँ बनाया था प्रोसेस अकाउंट। एक तो मैं डेटा मिक्स कर जाता हूँ, चलो। ये ये देखिए,
मैंने कल कहा था क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो होता है ना प्रोसेस 2 के, उसमें 3 रकमें होती हैं। एक रकम होती है मटेरियल रिसीव की, एक मटेरियल एडिड की, और एक क्या होती है, तो जब ये क्लोजिंग ओपनिंग बनता है अगले महीने, तो यही 3 रकमें अगले महीने आ जाती है ना। समझ आ रही है? प्रोसेस 1 में 2 रकमें होती हैं क्लोजिंग में, मटेरियल और कन्वर्जन। प्रोसेस 2 में हमेशा कितनी रकमें होंगी? 3 या 4 हो सकती हैं। 4 होगी तब जब कन्वर्जन में लेबर और एफओ अलग-अलग है। ठीक है देव, समझ आ रही है बात कि नहीं? वो कहते हैं व्हाई इज बीडी कन्वर्जन इज एक्सक्लूडेड, पता नहीं किसमें से एक्सक्लूड किया, मैंने तो कोई नहीं किया एक्सक्लूड। अभी बताते हैं आपको जनाब, मैंने तो अभी सवाल हल ही नहीं किया, मैंने तो रीड किया है। ये वाली कन्वर्जन और ये वाली कन्वर्जन दोनों काउंट होंगी, ब्रॉड डाउन और करंट। ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 70% कंप्लीट है, कन्वर्जन के हिसाब से मटेरियल कितने परसेंट लग चुका है? 100%। आगे नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट है, लेकिन इनपुट का नहीं लेना हमने, हमने इंस्पेक्टेड क्वांटिटी का लेना है। क्योंकि 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 यहाँ पे लॉस पकड़ा कब जाता है, ये इंस्पेक्शन स्टेज दे दिया है, लॉस कब पकड़ा जाता है? जब आपकी प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाती है 100%। लॉस पकड़ा कब जाता है? इसका मतलब है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट पिछले महीने इंस्पेक्ट नहीं हुए थे क्योंकि वो इनकम्प्लीट थे, वो करंट मंथ में इंस्पेक्ट होंगे। और क्लोजिंग वाले कब इंस्पेक्ट होंगे? तो इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकलेगी 10,000 प्लस 90,000 प्लस ये 12,000 भी, माइनस क्लोजिंग कर दें, ये अगले महीने चेक होना है, तो ये इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकल आएगी 90, और ये 1,00,000, 1,12,000 माइनस 9500, ये इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकल आएगी। निकाले जी, सॉरी 500 लीटर्स। ठीक है, सही है कि गलत है? ये ओपनिंग वर्क प्रोसेस था, ये इनपुट थी, ना बताइए हो तो बिफोर इंस्पेक्शन एज्यूम करनी है। इनपुट की दोनों क्वांटिटियां लेनी है, 90,000 और 12,000। अच्छा जी, ये नॉर्मल लॉस सही है हमारा कि नहीं, चेक कर लेना जरा। इतना ही आप लोगों का भी आता है? हाँ जी, मसला जब उसने आपको फिक्रा लिख दिया हो ना कि लॉस इस वक्त पकड़ा जा रहा है, तो वो इंस्पेक्शन स्टेज है। क्यों? इंस्पेक्टर जब तक इंस्पेक्शन करेगा ही नहीं, लॉस पकड़ा ही नहीं जाना। लॉस ने खुद नहीं उठ के कहना मैं लॉस हूं, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर ही चेक करेगा, तो लॉस पकड़ा जाएगा। हम्म, क्यों? क्योंकि दरमियान में इंस्पेक्टर चेक कर रहा है उनको।
सारा चलेगा और मुकम्मल होगा तो इंस्पेक्शन होगी। तो ये वाले यूनिट जो क्लोजिंग वाले हैं ये मुकम्मल हो गए करंट पीरियड में। ये कब होंगे मुकम्मल? महीना खत्म हो गया है, तो इनके मुकम्मल होने पे इंस्पेक्शन होनी है। मुकम्मल होने पे ये इंस्पेक्टर के हाथ चढ़ेंगे। आप इंस्पेक्शन स्टेज को ये ना समझें कि इंस्पेक्शन का मतलब है बस एक स्टेज है। इंस्पेक्शन स्टेज का मतलब है इस पॉइंट पे इंस्पेक्टर यूनिट को आइडेंटिफाई करेगा कि ये खराब है और इनको अलहदा कर दो। अब वो कब आइडेंटिफाई करता है, समझ आ रही है? इंस्पेक्टर कब आइडेंटिफाई करता है ये उसकी मर्जी है। स्टार्ट पे भी कर सकता है, ड्यूरिंग में भी कर सकता है, एंड पे वो कहेगा पाइन मैं चेकिंग ही एंड पे करनी है, तुम काम करो। तो आप उसे क्या कहेंगे कि नहीं एंड ते चेकिंग नहीं करनी, एंड ते ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਅਲਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣੀ ਹੀ ਚੈਕਿंग एंड ਤੇ ਪਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। तो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर किसी भी पॉइंट पे चेकिंग कर सकता है। अगर एंड पे चेकिंग हो रही है तो फिर इसका मतलब है इंस्पेक्टेड क्वांटिटी में ये वाले यूनिट इंस्पेक्ट नहीं हुए इस महीने। क्यों क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये 100% कंप्लीट नहीं है, इनमें एक एलिमेंट 100% से कम है। ठीक है देव, इस लाइन को इंस्पेक्शन स्टेज ही कहते हैं। या ये लाइन ना लिखता बिल्कुल साइलेंट होता, फिर मैं कहता इंस्पेक्शन स्टेज जी नहीं हुई, फिर मैं बदोबदी अज्यूम करता कि भाई लॉस एंड पे हो रहा है लेकिन इंस्पेक्शन वाली लाइन कोई नहीं है। अच्छा ये वाली लाइन का क्या इस्तेमाल है? वो कहता है 1 लीटर का जो लॉस है उससे क्या बनता है, 0.75 kg का सॉलिड वेस्ट बनता है। और सॉलिड वेस्ट क्यों कह रहा है? क्योंकि नीचे ये सॉलिड वेस्ट बिकता है। हमारा जो लॉस है ना वो लीटर्स में है, किसमें है? लेकिन जो बिकने वाली सेल प्राइस या स्क्रैप वैल्यू दी हुई है वो सॉलिड वेस्ट की दी हुई है, कितनी? 170 रुपए पर केजी पे बिकता है और उसको बेचने में खर्चा कितना करना पड़ता है? 20 रुपए का। तो ये नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है और ये नॉर्मल लॉस की डिस्पोजल या लॉस वाले यूनिट की डिस्पोजल कॉस्ट है। नेट करके आप 170 -20 करके 150 का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आ गई बड़े प्लंदे हैं। तो आई कैप वैसे अलग-अलग लिखता है, तो मैं बच्चों को ये अलाउ करता हूँ कि आप नेट 150 का ट्रीटमेंट करें। और ये 150 पर लीटर नहीं है, ये पर, तो पर केजी को पर लीटर में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। तो नेट स्क्रैप कितना आएगा? 170 -20, 150 पर, और मेरा सारा सवाल ऊपर लीटर में चल रहा है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 लीटर से 0.75 kg बनता है, तो इसको इंटू 0.75 kg कर दें पर लीटर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 150 रुपए पर केजी है ना। तो इंटू केजीज कर दो, 1 लीटर में कितने केजी बनते हैं? 0.75 जी दसो कितना आता है? 1, ये है। ये स्क्रैप वैल्यू लेंगे पर लीटर। एक्चुअली सारा सवाल लीटर में चल रहा है, ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2-3 रकम केजी ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ रकम पर केजी या केजी है उसको लीटर में ट्रांसलेट कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी, नहीं तो खप तो रहोगे। जैसे हम पर यूनिट को टोटल से ज़रब दे के, मसलन आपको कहा जाए कि मटेरियल की प्राइस 3 रुपए पर केजी है, तो आप पर यूनिट के लिए देखते हैं कितने केजी इस्तेमाल होते हैं, तो 3 रुपए पर केजी इंटू केजी करते हैं ना। तो वैसे ही मैंने ये प्राइस कन्वर्ट कर ली पर केजी से पर लीटर पर केजी से पर लीटर पर। आगे ये लाइन मैं छोड़ गया था। अच्छा उसने क्या वेटेड एवरेज मेथड इस्तेमाल होता है। उसने कहा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुअरी सॉलिड वेस्ट वाज प्रोड्यूस्ड, या प्रोड्यूस्ड वाज, सॉलिड वेस्ट लॉस है एक्चुअली आपका, ये आपका एक्चुअल लॉस दिया हुआ है। ये आपका क्या दिया हुआ है? अभी सवाल में एबनॉर्मल लॉस का तायुन या एबनॉर्मल गेन का तायुन बैलेंसिंग फिगर से नहीं होगा, यहां से हो जाएगा। एक्चुअल लॉस केजी में है, मुझे केजी में नहीं चाहिए, मुझे तो लीटर्स में चाहिए, क्योंकि नॉर्मल लॉस लीटर में है। तो एक्चुअल लॉस
कितने केजी का है, इसको अब हमने लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसी लाइन को फिर इस्तेमाल करूंगा जी। मैं इसको जरा इस तरह लिख लेता हूं, एक तरफ लिखता हूं लीटर और एक तरफ लिखता हूं केजी। मैथ में बचपन में हमने पढ़ा रेशियो प्रपोर्शन। 1 लीटर से कितने केजी है, 0.75 केजी। तो अगर 6000 केजी टोटल हो, पहले मैं केजी से लीटर पे आया था, अब मैं ओ सॉरी लीटर से केजी पे आया था, ये पता नहीं क्या किया था मैंने। अब मैंने ये निकालना है, 1 लीटर में अगर 0.75 केजी बनता है तो 6000 केजी में कितने लीटर बन सकता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, केजी को लीटर में कन्वर्ट कर लो। यानी केजी को केजी पे डिवाइड करके इनटू लीटर, कितने लीटर बनता है। ये एक्चुअल लॉस है, जिसमें नॉर्मल लॉस है 5125 लीटर का। तो बाकी ऊपर वाला एबनॉर्मल लॉस है 28 लीटर्स। एबनॉर्मल लॉस कितना है, 2875 लीटर। ये नहीं कहना 8000 केजी, और भाई केजी को लीटर में कन्वर्ट कर लिया है। लीटर में क्यों किया है मैंने, क्योंकि ऊपर सारे सवाल का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट चल रहा है वो लीटर्स है। इसका प्रोसेस अकाउंट कैसे शो होगा, यूनिट्स में सिर्फ मैं बना रहा हूं, बल्कि लीटर्स में। प्रोसेस बी अकाउंट लीटर्स में कैसे बनेगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ब्रॉड डाउन। 15000 लीटर था, देखना जरा बच्चों, 15000 लीटर था, नहीं 10000 लीटर। इनपुट ऑफ करंट मंथ, करंट मंथ। तो इसमें दो लिखते होते हैं, मटेरियल रिसीव्ड बी इनपुट में आएगा, और मटेरियल एडेड इन द मंथ ऑफ फरवरी 90000 और 12000, ये दोनों इनपुट है। तो टोटल आ जाएगा 1,12,000। नॉर्मल लॉस आएगा 5125 लीटर और एट द रेट ऑफ 150। अच्छा, एक्चुअल आउटपुट आएगी, वो नहीं दी हुई मेरा ख्याल है, बैलेंसिंग फिगर आएगी वो एक्चुअल आउटपुट की, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 90, एबनॉर्मल लॉस, एक्चुअल आउटपुट की बैलेंसिंग फिगर आएगी, सॉरी 945 लें जी। अब आप देख लें कि मसला कहाँ है जी, पूछो जी। हो गया, अब एक्चुअल आउटपुट नहीं दी हुई थी, वो बैलेंसिंग आनी थी। ईपीयू हाँ जी, 150, 150 नहीं सॉरी, 112.5 पर लीटर, सॉरी 150 तो वो पर केजी था, सॉरी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 112.5 रुपीज पर लीटर, ये क्योंकि लीटर देंगे, मैं गलत बोल गया हूँ। पर 150 रुपए पर केजी से जरब नहीं देना, पर लीटर वाले से जरब देना है, ठीक है। ईपीयू का क्या जवाब है इसका बताओ, ईपीयू का मैं बता देता हूँ, 1 मिनट जरा।
हाँ जी, तो ईपीयू का जवाब जो है 106,8754 मटेरियल रिसीव और एडिड इकट्ठा, इसने इकट्ठा बनाया हुआ है, मैं अलग अलग बनाता हूँ। और कन्वर्जन का है 104,025। क्या कहते हैं, ये वाला कॉलम क्वांटिटी स्केड्यूल, ये वही है जो मैंने यूनिट्स का टी अकाउंट बनाया है, ये इसकी डेबिट साइड है और नीचे वाला ये क्रेडिट साइड है। ये प्रोसेस अकाउंट इन यूनिट्स नहीं बनाया मैंने लीटर्स में, ये वही है। बैलेंसिंग फिगर मैंने भी क्या निकाली है, एक्चुअल आउटपुट बैलेंसिंग उसने भी वही निकाली है। बस मैं टी अकाउंट की शक्ल में कर रहा हूँ, वो इस तरह स्टेटमेंट एक्सेल पे कर रहे हैं ना वो। आगे कॉस्ट पर यूनिट का क्या फॉर्मूला है, 210 और 57.68, चेक करो। हम्म ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट कॉस्ट, इन्होंने क्या किया है, मटेरियल रिसीव और एडिट का कॉलम इकट्ठा बनाया है। ये देख लें, मैं बताता हूं। आप मटेरियल के केस में ये वाला 1500 ब्रॉड डाउन प्लस करंट, ये रिसीव की कॉस्ट निकलेगी, लेकिन मैं अलग अलग करूंगा, इन्होंने इकट्ठा किया है तो इनके मुताबिक इन्होंने ये मटेरियल का ब्रॉड डाउन एडेड और ये मटेरियल का करंट एडेड माइनस स्क्रैप, तो इनके मुताबिक मटेरियल की कॉस्ट कैसी आई है, 15 लाख प्लस 14 मिलियन। मटेरियल एडेड की कॉस्ट 6 लाख जमा 7 मिलियन और माइनस स्क्रैप 5,76,000 शायद स्क्रैप है, चेक करें 576 बनता है, डिवाइडेड बाय ईपीयू। हाँ जी, ईपीयू 106,875 लीटर, चेक करें यही जवाब आता है जो उन्होंने निकाला है। 210.74, उनका भी यही जवाब है। इन्होंने ब्रॉड डाउन और करंट कॉस्ट को कंबाइन कर दिया है, मटेरियल रिसीव के लिए भी और मटेरियल, मैं मटेरियल रिसीव के लिए ये करूंगा और मटेरियल एडिड से ये होगा, ये मटेरियल एडिड, यानी ये इधर वाला रिसीव निकालेगा, उधर वाला एडिड, नीचे वाला ये 106,875 से करना है। चलो भी चलो जवानों, बताएं जी को मसला मसाइल। और दूसरा है 57.68 कन्वर्जन, टोटल कॉस्ट क्या है 268 पॉइंट, हाँ जी, नमाज पढ़ लें, फिर आकर हमने आज फाइफो मेथड करना है, नमाज पढ़ लें और आके फाइफो करेंगे। आ जाए जनाब, हमने अब पढ़ना है, अभी तक हम क्या कर चुके हैं, अगर हम अपने टॉपिक का जायजा लें, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने कहा था 4 कैटेगरीज के सवाल होते हैं, कितनी कैटेगरीज होती हैं, 4। तो कैटेगरी 1 जो हमने पढ़ी थी वो थी प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस ओनली। दूसरी कैटेगरी जो हमने पढ़ ली हुई है वो है प्रोसेस कॉस्टिंग
with losses and closing work in progress या process। कैटेगरी 3 जो इस दफा इंपॉर्टेंट है ज्यादा इस दफा के लिए, प्रोसेस कॉस्टिंग with losses, closing work in progress and opening work in process या progress। ठीक है, वो लहदा बात है कि इसमें क्वेश्चन प्रोसेस 1 का है या सबसीक्वेंट प्रोसेस का है, 2 3। इधर भी ऐसे ही है, सवाल प्रोसेस 1 का है या सबसीक्वेंट प्रोसेस का, 2 3 का। अगर प्रोसेस 2 का सवाल हल करना आपको आता है तो 3 4 का भी वैसे ही होगा। इनमें वैसे ज्यादातर प्रोसेस 1 आता है। यहाँ पर दो मेथड हैं, एफको मेथड या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हाँ जी। एफको मेथड के अंदर भी या प्रोसेस 1 का सवाल आता है या प्रोसेस 2 का। फाइफो में प्रोसेस 1 का भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर प्रोसेस 2 का आता है। ज्यादातर किसका आता है? प्रोसेस 2 का। ठीक है, तो हम कैटेगरी 3 में प्रोसेस कॉस्टिंग में एफको कर चुके हैं और एफको के तहत प्रोसेस 1 भी किया, प्रोसेस 2 भी हो गया। ये जो अभी सवाल कर रहे थे डिस्कस प्रोसेस 2 का था। आज हमने डिस्कस करना है फाइफो को। किसको डिस्कस करना है? फाइफो को, और एक सवाल करना है अवेलेबल टाइम में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि एवरेज कॉस्टिंग में और फाइफो मेथड में क्या डिफरेंसेस हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में, एवरेज कॉस्टिंग में और फाइफो मेथड में क्या डिफरेंसेस हैं जी? किसी को याद हो? मैंने बताया था। हाँ जी, एवरेज कॉस्टिंग मेथड में जो पिछले महीने से ब्रॉड डाउन कॉस्ट आई है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की, और जो करंट मंथ की इनपुट कॉस्ट होती है, दोनों को मर्ज करके चलते हैं। दोनों को क्या करते हैं? तो पहला चेंज ये है कि यहाँ पे निकलती है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकलती है? मर्ज करके। वो निकलती तो मटेरियल लेबर की अलग अलग है, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस क्या करते हैं हम, डिवाइडेड बाय ईपीयू। एवरेज कॉस्टिंग में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की जो पिछले महीने से कॉस्ट आई है और जो करंट कॉस्ट है, दोनों को मर्ज करके चलते हैं। फाइफो में ये मर्जिंग नहीं होगी। फाइफो में ये मर्जिंग, बल्कि पिछली ओपनिंग की कॉस्ट को अलहदा रखना है और करंट पीरियड की कॉस्ट को और पर यूनिट करंट पीरियड से निकालना है। ओपनिंग ब्रॉड डाउन कॉस्ट से पर यूनिट में कोई नहीं इस्तेमाल उसका। तो जो आपकी कॉस्ट पर यूनिट आएगी वो क्या आएगी? करंट कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जो ब्रॉड डाउन ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट है वो कॉस्ट पर यूनिट में अब इस्तेमाल, यानी ये वाली चीज नहीं इस्तेमाल होगी। ब्रॉड डाउन यूनिट्स भी नहीं होंगे, कॉस्ट भी नहीं होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा करंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईपीयू इन करंट मंथ। ये फॉर्मूला होगा। पहला चेंज तो ये आएगा क्वेश्चन में। पहला चेंज बेटा ये आएगा। क्या चेंज आया? कि जो आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होती थी, पहले आप ओपनिंग की कॉस्ट और करंट इनपुट की कॉस्ट को मर्ज करके पर यूनिट निकालते थे। नाउ मर्जिंग इज नॉट अलाउड। एवरेजिंग
एवरेज में जो ब्रॉड डाउन है उसके रेट्स कुछ और थे, करंट कॉस्ट के रेट कुछ और हैं, दोनों को मर्ज करके एक नया रेट निकाल लिया। यहाँ फाइफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो यूनिट पहले प्रोडक्शन प्रोसेस में है वो पहले कंप्लीट होंगे, जो बाद में इनपुट हुए हैं वो बाद में कंप्लीट होंगे। और दोनों की कॉस्ट को अलग-अलग रखना है, दोनों की ब्रॉड डाउन की कॉस्ट और करंट कॉस्ट को मर्ज, पहला फर्क मुकम्मल हो गया। दूसरा फर्क जो है, दूसरा फर्क, नो ब्रेकअप ऑफ एक्चुअल आउटपुट इन प्रोसेस अकाउंट। एक्चुअल आउटपुट का ब्रेकअप नहीं होगा। अब आपको याद नहीं होगा, मैंने जब प्रोसेस कॉस्टिंग में ये वाली कैटेगरी शुरू की थी, एक छोटा सा प्रोसेस अकाउंट उसमें बना रहा हूँ अभी, क्या नाम है, यूनिट्स में। मैंने कहा था कि अगर हमारे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में 5,000 यूनिट्स हैं और करंट मंथ में हमारी जो इनपुट है 20,000 है, और आपकी क्रेडिट साइड पर एक्चुअल आउटपुट अगर 16,000 है, तो वो 16,000, मैंने ये नहीं कहना कि 5,000 इसमें से मुकम्मल हुए हैं बाकी नहीं, मैंने कहना है ये 16 के 16 किसमें से मुकम्मल हुए हैं, 25,000 में से मुकम्मल हुए हैं। ना मैं कहूंगा ये ओपनिंग में से हुए हैं, ना मैं कहूंगा ये सिर्फ इनपुट में से हुए हैं, बल्कि ये 16,000 उन दोनों में 25,000 में से कंप्लीट हुए हैं। एक्चुअल आउटपुट में ये तकसीम नहीं की जाती कि इसमें ओपनिंग वाले कितने कंप्लीट हैं, नए वाले कितने कंप्लीट हैं, कोई ब्रेकअप एवरेज कॉस्टिंग में नहीं किया जाता। क्या कहेंगे आप, ये 16,000 यूनिट किस में से कंप्लीट है, 25 में से कंप्लीट है। किस में से कंप्लीट है, फाइफो मेथड में ये ब्रेकअप होगा। नाउ ब्रेकअप ऑफ एक्चुअल आउटपुट, ब्रेकअप ऑफ एक्चुअल आउटपुट इन प्रोसेस अकाउंट होगा। जी, प्रोसेस अकाउंट में अब एक्चुअल आउटपुट क्या होगी, उसका ब्रेकअप होगा। यानी अगर अब मैं बनाऊंगा ना प्रोसेस अकाउंट, तो डेबिट साइड पे नो चेंज, वही ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 5,000, इनपुट ऑफ करंट मंथ 20,000, क्रेडिट साइड पे जब एक्चुअल आउटपुट लिखूंगा 16,000। कितनी एक्चुअल आउटपुट, तो उसका ब्रेकअप करके लिखूंगा। ये ब्रेकअप इंपॉर्टेंट है। ब्रेकअप का मतलब क्या है कि 16,000 ओपनिंग में से कितने कंप्लीट हुए हैं। एज्यूम करेंगे कोई लॉस शॉस ओपनिंग में से नहीं है, आ सकता है सवाल में, लेकिन ज्यादातर सवालों में ये assumption है कि ओपनिंग वाले अगर इंस्पेक्ट भी हुए हैं तो वो क्रिस्टल क्लियर पूरे सही बने हैं, उनमें से कोई यूनिट खराब, सवाल आसान सोल्यूशन होगा। तो ओपनिंग वाले पूरे मुकम्मल हो गए, यानी 16,000 में से जो पहले मुकम्मल होंगे वो ओपनिंग वाले। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो यूनिट फैक्ट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस में पहले से इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं उनको पहले कंप्लीट किया जाएगा, बाद में नए 20,000 में से कंप्लीट किए जाएंगे। तो 16,000 में से 5,000 कौन से वाले पहले कंप्लीट होंगे, ओपनिंग वाले, और 11,000 किस में से कंप्लीट होंगे,
तो यहां पर इंग्लिश में लिखेंगे एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम करंट इनपुट। ये हेडिंग है ऊपर, एक्चुअल आउटपुट। ये ब्रेकअप लाजमी है। अब पहले ये ब्रेकअप हम नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि एवको मेथड कहता है यूनिट को अलहदा करने की जरूरत ही कोई नहीं। कॉस्ट को भी मिक्स रखो, यूनिट भी मिक्स ही रखो। कॉस्ट को मिक्स रखो। और अच्छा, मैंने कल आपको कहा था एग्जाम्पल का सॉल्यूशन मुझे वर्ड पे भेज दीजिएगा। भेज दिया था आपने मुझे? अभी भेजो। आप भूल जाते हैं बात। कल से बच्चे मेरे से वेट कर रहे हैं और मैंने फॉर्मेटिंग चेक करके उनको भेजनी थी। है, भूला ना करें प्लीज। डायरी रख लो अपने पास। मैंने आप भूल जाता है तो तुझी मेरे तो भी 2 हथ अगे हो, मैं बुढ़ा आदमी। अच्छा, तो ये 16,000 यूनिट्स बच्चों आउटपुट है। पहले इस आउटपुट का ब्रेकअप हमें करने की कोई जरूरत महसूस। अब हमें इस 16,000 यूनिट्स का ब्रेकअप करना, बाकी किसी चीज का ब्रेकअप नहीं करना। वो वैसे ही आएगा, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग, वो वैसे ही आने हैं। एक्चुअल आउटपुट को अब आपने तोड़ के लिखना है, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट में 2 तरह की आउटपुट होगी। ओपनिंग वाली भी कंप्लीट हुई होगी और करंट इनपुट में से भी कंप्लीट। ये रकम 11,000 दी नहीं होगी। ये 11,000 वाली रकम मैंने यूनिट्स क्या निकाली है? बैलेंसिंग फिगर है। हमें क्या दिया होगा? 16। हमें क्या दिया होगा? ये हमने तय करना है कि 16 में से 5,000 ओपनिंग वाला कंप्लीटेड है, बाकी किस में से कंप्लीटेड है? करंट इनपुट में से। किस में से? नहीं समझ आई? आगे चलें। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट। जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होता था क्वेश्चन में, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वो करंट मंथ का था कि लास्ट मंथ से ब्रॉड डाउन होकर आता है? लास्ट मंथ से ब्रॉड डाउन होकर आता है, ऐसे ही है। उसमें कंप्लीशन रेट दिया होता था 100% मटेरियल, 80% कन्वर्जन। एवको की बात कर रहा हूं। हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के कंप्लीशन रेट को इंस्पेक्टेड क्वांटिटी वगैरह के लिए तो देखते हैं, ईपीयू में कोई इस्तेमाल नहीं करते थे उसका। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स का जो कंप्लीशन रेट क्वेश्चन में दिया होता था, उसको हम ईपीयू में यूज नहीं करते थे। अब क्या होगा सुन लें। अगर आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का मैं कंप्लीशन रेट दे दूं 100% मटेरियल और 80% कन्वर्जन, तो ये कंप्लीशन रेट करंट मंथ के हैं कि लास्ट मंथ तक के हैं? कब तक के लिए? इसका मतलब है कि ये 5,000 यूनिट अगर आउटपुट का हिस्सा बनेंगे तो आपको करंट मंथ में इनको 100% कंप्लीट करना है। और 100% कंप्लीट करने के लिए इन पे एडिशनल मटेरियल और एडिशनल कन्वर्जन लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले इनकम्प्लीट यूनिट को करंट मंथ में कंप्लीट करने के लिए रिमेनिंग या एडिशनल परसेंटेज कंप्लीशन की, मटेरियल लेबर की या कन्वर्जन की लगानी पड़ेगी। अब मेरी एग्जांपल में मटेरियल पिछले महीने तक कितना लग चुका था? तो करंट मंथ में मुझे बताओ, करंट मंथ में मटेरियल कितने परसेंट और ऐड करेंगे? कन्वर्जन कितने परसेंट लगी थी? तो इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे रिमेनिंग और कन्वर्जन करंट मंथ में लगानी पड़ेगी। तो ये जो ओपनिंग का पिछले महीने का, ये क्वेश्चन में दिया होगा पिछले महीने का, ये कंप्लीशन रेट पहले ओपनिंग का देखना है, उसकी मदद से करंट मंथ में कितना और कंप्लीट करना है वो तयन करना है आपने। नहीं समझ आ रही बात? अगर मिसाल के तौर पर ऐसी सवाल को थोड़ा और टेक्निकल कर दूं,
अगर ये 90% लग चुका हो पिछले महीने, फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट पिछले महीने तक जब ये ब्रॉड डाउन होकर आए, मटेरियल 90% लगा था, कन्वर्जन कितनी लगी थी, और ये इनकम्प्लीट थे। करंट मंथ में अगर मैंने इनको आउटपुट का पार्ट बनाना है, तो मुझे इस पे मटेरियल एडिशनल और कितना लगाना पड़ेगा? 10% एडिशनल मटेरियल और लगाना पड़ेगा, और कन्वर्जन तो साइंस क्रिएट हुई। पहले में कोई ऐसा ओपनिंग का कंप्लीशन रेट और ये ईपीयू में कोई इस्तेमाल, तीसरा डिफरेंस, कंप्लीशन रेट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का ईपीयू में कोई इस्तेमाल नहीं होता था अंडर एफ को। अब ओपनिंग का पिछले महीने का कंप्लीशन रेट देखते हुए करंट मंथ में कितना और एडिशनल कंप्लीट करना पड़ेगा, वो आपको ईपीयू के लिए, किसके लिए? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट के लिए आपको ये कंप्लीशन रेट का तयन करना पड़ेगा। समझ आ रही है? तो फर्क नंबर 3 क्या है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का जो कंप्लीशन रेट है, किस मंथ का दिया होता है क्वेश्चन में? लास्ट मंथ का गिवन होता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं फॉर ईपीयू। हम उसको ईपीयू निकालते हुए कभी भी नहीं मैंने देखा। हाँ, इंस्पेक्टेड यूनिट के लिए जरूर देखते हैं, लेकिन कभी मैंने ईपीयू निकालने के लिए देखा नहीं ये कितने परसेंट कंप्लीट थे ये वो। हम डेबिट साइड से तो बनाते नहीं, हम तो क्रेडिट साइड से करते थे। और क्रेडिट साइड पे एक्चुअल आउटपुट का ब्रेकअप ही शो नहीं किया हुआ, ब्रेकअप नहीं ना शो किया। अब ब्रेकअप शो किया तो मजबूरी है। अब आपके ईपीयू में ना ये 5,000 यूनिट अलहदा जाएंगे, ये 11,000 यूनिट अलहदा जाएंगे। ईपीयू में 16 ने नहीं जाना। ईपीयू में किसने जाना है? प्रोसेस की क्रेडिट साइड से 5,000 यूनिट ने अलहदा जाना है, और 11,000 यूनिट ने अलहदा ईपीयू में रिकॉर्ड होना है। इस 16 ने ईपीयू में रिकॉर्ड, पहले ये 16 जाता होता था ईपीयू में पूरा, तो इसीलिए ब्रेकअप किया ताकि ईपीयू में ये 5 लिखा जाए और ये 11,000 लिखा जाए। जी बेटा, बात समझ आ रही है? फाइफो में क्या होगा? जो हमें कंप्लीशन रेट दिया होगा लास्ट मंथ का, ये गिवन होगा, और एडिशनल करंट मंथ में जितना कंप्लीट करना है ये नहीं गिवन होगा। क्वेश्चन में ये गिवन होगा। हमने जो ईपीयू में काउंट करना है वो कौन सा करना है? लास्ट मंथ वाला, करंट मंथ का? जितना हमें एडिशनल और करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको कंसिडर करना है आपने फॉर ईपीयू। इसको इग्नोर कर दे बस, या इससे ये करंट मंथ वाला तयन करना है। मेरी एग्जांपल में 90% और 80% मटेरियल पिछले और कन्वर्जन लग चुकी थी। अब मैंने जो नई लेनी है वो कितनी लेनी है? 10% मटेरियल और 20% कन्वर्जन। ये 10 और 20 यानी 5,000 का 10% मटेरियल में आएगा करंट मंथ में, और 5,000 का 20% करंट मंथ में कन्वर्जन में ईपीयू में काउंट करेंगे। नहीं समझ आई? कोई भी चीज कंप्लीट हो तो 100% मटेरियल होता है, 100% कन्वर्जन। जितनी पिछले महीने लग चुकी है वो माइनस कर दो, रिमेनिंग जो बचेगी जो एडिशनली आपको लगानी है उसको 100% तक लाने के लिए वो ईपीयू के लिए कंसिडर होगी। फर्क समझ आ गया? कोई सवाल आपने पूछना हो? अच्छा, अब बच्चे यहाँ पर एक सवाल पूछते हैं,
कि सर इधर तो ब्रॉड डाउन कॉस्ट जो हमें दी होती थी प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे, ब्रॉड डाउन कॉस्ट, वो हम कॉस्ट पर यूनिट में ले जाते थे, उसका क्या करना है फाइफो में, ब्रॉड डाउन कॉस्ट का क्या करना है। तो सुन ले, ब्रॉड डाउन कॉस्ट यहाँ पे पूरी की पूरी सीधी सीधी ऐड कर दी जाएगी, सीधी पर यूनिट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, वो यहाँ पे ऐड की जाएगी, प्लस उसमें उसको कंप्लीट करने के लिए जितनी एडिशनली करंट कॉस्ट लगा रहे हैं ना 20 और 10, वो भी क्या की जाएगी। यानी इधर मैं रुपीस वाला कॉलम बनाने के लिए ब्रॉड डाउन कॉस्ट सीधी की सीधी उठा के इधर लिख दूंगा। वो जो ब्रॉड डाउन कॉस्ट है वो किस मंथ तक लग चुकी है, लास्ट मंथ तक लग चुकी थी, उसमें करंट मंथ में और कॉस्ट 10 और 20% लगानी है, तो प्रोडक्ट ने कंप्लीट हो जाना है ओपनिंग में। तो वो जो ब्रॉड डाउन कॉस्ट है उसके अंदर यहाँ पे करंट कॉस्ट ऐड करनी है, पर यूनिट में नहीं ब्रॉड डाउन ऐड करनी, टोटली आ जानी है पूरी की पूरी, इसका पार्ट बन जाएगी। इसको पढ़ते कैसे हैं कि ये यूनिट पे जो पिछले महीने तक की कॉस्ट है वो भी, प्लस जो करंट महीने में कॉस्ट लगी वो लगा के आउटपुट की कॉस्ट पूरी निकल आई जाएगी। तो ब्रॉड डाउन कॉस्ट किसका पार्ट बनेगी, एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट का, और एक्चुअल आउटपुट ऑफ द करंट मंथ का नहीं, ओपनिंग वाले जो कंप्लीट हुए उसका पार्ट बनेगी। समझ आ रही है। अच्छा, बच्चे पूछते हैं लॉसेस क्लोजिंग किस कॉस्ट पे आएगा, तो बेटा क्योंकि हमने क्वेश्चन में करंट कॉस्ट निकाली हुई है, तो नॉर्मल लॉस तो कॉस्ट पे आता ही नहीं ना, नॉर्मल लॉस तो आता ही स्क्रैप पे है। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट को मल्टीप्लाई किससे करना है, करंट कॉस्ट। एबनॉर्मल गेन के यूनिट को मल्टीप्लाई किससे करना है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट को मल्टीप्लाई किससे करना है, करंट कॉस्ट से। बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही। कितने डिफरेंस बताए मैंने, 3 4 बता दिए, लेकिन एक्चुअली नजर 3 आ रहे हैं। पहला डिफरेंस, ब्रॉड डाउन कॉस्ट को पर यूनिट का पार्ट बनाते हैं, फाइफो में ब्रॉड डाउन कॉस्ट को पर यूनिट के में मर्ज, बल्कि वो सीधी आउटपुट में डाल देते हैं, पूरी रकम आउटपुट का पार्ट बना देते हैं। कॉस्ट ब्रॉड डाउन कॉस्ट पूरी आउटपुट का पार्ट बनेगी पर यूनिट कॉस्ट में। दूसरा फर्क, एक्चुअल आउटपुट को ब्रेकअप नहीं करना, फाइफो मेथड में एक्चुअल आउटपुट के 2 टुकड़े करने हैं। ओपनिंग में से कितना कंप्लीट हुआ है, करंट इस दफा जो प्रोडक्शन शुरू की थी उसमें से कितने यूनिट कंप्लीट हुए। बात समझ आ गई। और तीसरी बात, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का जो कंप्लीशन रेट क्वेश्चन में दिया होता है उसको सिरे से इग्नोर करते थे, अब उसकी मदद से आपने ये देखना है कि इस महीने में कितना और एडिशनल काम करना है टू कंप्लीट द ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स। वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हमें चाहिए होगी फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, क्योंकि मैंने ऊपर हेडिंग क्या दी हुई है, ईपीयू इन करंट मंथ लिखा हुआ है, वो इस वजह से लिखा था कि करंट मंथ में जितना कंप्लीट होगा चीजें उतना लेना है। आ जाए जी सवाल पे, अब इसी चीज को सवाल पे डिमॉन्स्ट्रेट करना है। ये तीनों बातें आपने लिख लेनी है, ठीक है, फिर बाद में ना। अच्छा, हमने क्वेश्चन कौन सा करना है, नोट्स निकालिए जरा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए, क्वेश्चन 16 पे आ जाए। किस अटेम्प्ट का 16वां सवाल, स्प्रिंग 15, क्वेश्चन 4। स्प्रिंग 15 क्वेश्चन नंबर 4। मैं इस क्वेश्चन में प्रोसेस अकाउंट बनाऊंगा, आपने घर जाके इसी क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट करना है। मैं प्रोसेस अकाउंट बनवाऊंगा बस,
अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट तोड़ तोड़ के सवाल को आपने घर जाके खुद करना है। नोट्स का कौन सा सवाल है ये? और पास्ट पेपर का स्प्रिंग 15 क्वेश्चन नंबर। सारे मेरे नोट्स में जो सवाल हैं ये पास्ट पेपर के हैं, कोई भी सवाल अपनी तरफ से नहीं है जी। क्वेश्चन में वो कहता है ईपीयू निकाले, कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड निकाले, यानी कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट निकालनी है और अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, तो सारी करनी है। अब सारी एंट्रीज करनी है, खाली गेन लॉस की नहीं मांगी गई। तो ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की एंट्री नहीं होती, बाकी सब चीजों की एंट्री तो मैं प्रोसेस अकाउंट से बता दूंगा। पहली एंट्री इसकी, दूसरी इसकी, तीसरी इसकी, ठीक है। प्रोसेस अकाउंट से मैंने कहा था टोटल 4 एंट्रीज होती हैं। कितनी होती है टोटल? डाटा देखें। KS Limited operates two production department A and B to produce a product XP29. Following information pertains to department A। ले जी, ये सवाल किस डिपार्टमेंट का है? कल मैं प्रैक्टिस कराऊंगा डिपार्टमेंट बी के एक सवाल की या प्रोसेस 2 की। तो कल हमारा FIFO मेथड कंप्लीट हो जाएगा, कैटेगरी 3 मुकम्मल। अच्छा, कहता है किस महीने का? दिसंबर 2014 के मंथ का डाटा है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ब्रॉड डाउन है ये। 100% मटेरियल और लिखें इसके साथ, ये कंप्लीशन रेट करंट मंथ के हैं लास्ट मंथ के हैं, तो लिखें इसके साथ, लिखें छोड़ना नहीं। ये कंप्लीशन रेट हैं लास्ट मंथ के, यानी नवंबर 2014 तक के हैं। नोट्स पे लिखो। नोट्स नहीं है और कुड़ियो ले लो, शेख होंदे हो। ले लिए हैं? लिख नहीं रहे, गंदे हो जाएंगे। कंप्लीशन रेट किस मंथ का है? लास्ट मंथ तक का है। कितने परसेंट मटेरियल लग चुका है? कन्वर्जन कितनी लग चुकी है? हमें करंट मंथ में बताना है एडिशनल कितना और लगेगा। तो कंप्लीशन रेट ऑफ करंट मंथ लिखें इधर आगे। करंट मंथ में कितना कंप्लीट और करना है इसको, इसके आगे लिख दे, मेरा ख्याल है 0% मटेरियल और कन्वर्जन कितनी, ये कब लगेगी? हाँ, ये ईपीयू के लिए काउंट करना है, इसको बाद में देखना। अच्छा, कितने लीटर है? 15,000। तो ये मटेरियल की ब्रॉड डाउन कॉस्ट है 5,000 रुपए, 3 सिफर कॉमन है। और ये लेबर और एफओएच यानी ये कन्वर्जन की ब्रॉड डाउन कॉस्ट है। इन दोनों को जमा करें तो 7,1। ये प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे कॉपी की जाएगी और एक्चुअल आउटपुट में भी सीधी कॉपी कर दी जाएगी क्रेडिट साइड पे। ईपीयू में कॉस्ट पर यूनिट में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। आगे चलें। एक्चुअल कॉस्ट फॉर द मंथ का मतलब ये हमें वो दी हुई है, इनपुट ऑफ। तो कितनी इस महीने प्रोडक्शन स्टार्ट की है? 1,20,000 लीटर की। तो ये मटेरियल की करंट कॉस्ट है, प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगी। लेबर की करंट कॉस्ट है। एफओएच एक्चुअल नहीं आते प्रोसेस अकाउंट में, एक्चुअल नहीं आते, एब्जॉर्ब या अप्लाइड आते हैं। ये एक्चुअल है, कहां से पता चला ये एक्चुअल ओवरहेड है? ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है। प्रोसेस अकाउंट में, बल्कि पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्चुअल और एब्जॉर्ब दोनों दिए हों तो एब्जॉर्ब लेने हैं पहले, एक्चुअल वेरिएंस के लिए दिए होंगे। ये लिख लें इसके आगे। इनका इस्तेमाल क्या है? अंडर या ओवर अप्लाइड का वेरिएंस या एंट्री के लिए। ये अंडर या ओवर अप्लाइड वेरिएंस के लिए दिया हुआ है। ये 11,500 एक्चुअल है अप्लाइड है? ये एक्चुअल एफओएच की कॉस्ट है। इसके मध्य मुकाबिल जो अप्लाइड है वो इस रेट से निकलेगी। पढ़ें क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, 80% किस चीज का लेना है?
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का तो मैं यहाँ लेने लगा हूँ। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 14,224 का 80%। 0.2 है तो राउंड कर लें बस, ठीक है। ये एक्चुअल है, वो एब्जॉर्ब्ड है। वेरिएंस अंडर आएगा या ओवर आएगा? अंडर अप्लाइड आएगा या ओवर अप्लाइड आएगा? हाँ, क्योंकि एक्चुअल ज्यादा है और हमने जो रेट की मदद से लिखे हैं वो कम है, तो अंडर अप्लाइड आएगा। क्या आएगा ये? अंडर अप्लाइड। वो एंट्रीज के लिए दिया हुआ है। प्रोसेस अकाउंट में ना अंडर नहीं आना है, ना ओवर नहीं आना है, ना एक्चुअल नहीं आना है। प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे सिर्फ एफओच अप्लाइड नहीं आना होता है। किसने आना होता है एफओच? ये 11379 इसने आना है प्रोसेस अकाउंट में। और कॉस्ट पर यूनिट के लिए भी यही इस्तेमाल होगा, अप्लाइड। आगे चले। एक्सपेक्टेड लॉसेस या एस्टिमेटेड लॉसेस क्या होते हैं? ये नॉर्मल लॉस होता है, 5% है। अगर तो इंस्पेक्शन स्टेज ना दी हुई तो ये 5% ऑफ करंट इनपुट यानी 1/20 पे लूंगा। अगर इंस्पेक्शन स्टेज का जिक्र आ गया तो 5% ऑफ इंस्पेक्टेड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने लीटर है? 100% मटेरियल और 80% क्लोजिंग की। ये परसेंटेज करंट मंथ की होती है। ये करंट मंथ तक इतना कंप्लीट है, ठीक है। नीचे यूनिट्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी, ये क्या दी हुई है? और इसका ब्रेकअप करना अब हमारे पे मस्ट है। करो जी ब्रेकअप। 1,10,000 लीटर मुकम्मल किया है। ओपनिंग वाले कितने थे? वो 15,000 लीटर पहले मुकम्मल किया होगा ओपनिंग वाला। और 1,20,000 में से कितना कंप्लीट किया है? 95,000 बैलेंसिंग फिगर होगी। पता चला है ये एक्चुअल आउटपुट का ब्रेकअप कैसे करना है। ओपनिंग में से 15,000 कंप्लीट किया है, बाकी करंट इनपुट में से। कंपनी कौन सा मेथड इस्तेमाल करती है? फाइफो। डायरेक्ट मटेरियल कब ऐड किया जाता है? इस लाइन का मतलब है कि क्लोजिंग वाले यूनिट 100% कंप्लीट है, एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट 100% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, एबनॉर्मल गेन वाले यूनिट 100% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, एक्चुअल आउटपुट 100% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। हाँ जी, ये लाइन का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड लॉस इंस्पेक्शन के वक्त पकड़े जाते हैं और इंस्पेक्शन कब होती है? तो अब इस सवाल में इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकालो, चलो खुद निकालो जल्दी से। 1,03,000, 1,18,000। देखते हैं जी इंस्पेक्टेड क्वांटिटी कैसे निकलती है। ओपनिंग वाले यूनिट पिछले महीने इंस्पेक्ट नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि कंप्लीट ही नहीं हुए थे। तो ओपनिंग वाले यूनिट भी इस महीने इंस्पेक्ट होंगे। अब ये मैं इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकाल रहा हूं। इनपुट, क्योंकि मटेरियल बिगनिंग पे कहा हुआ है तो इनपुट इंस्पेक्शन से पहले ऐड हो चुकी हुई है। 1,20,000 पूरा लेना है, माइनस क्लोजिंग वाले इस महीने नहीं अगले महीने चेक होने हैं क्योंकि वो अगले महीने कंप्लीट होंगे, माइनस 17,000 लीटर। ये इंस्पेक्टेड क्वांटिटी है। इसका 5% करें तो नॉर्मल लॉस आ जाएगा। तो 1,03,000 जिन्होंने निकाला वो समझ रहे हैं कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे, पाई होते मुकम्मल ही नहीं हुए सी पिछले महीने, तो उनकी इंस्पेक्शन कब होगी? हाँ हाँ, ओपनिंग पिछले महीने चेक नहीं हुए थे नवंबर में,
अब दिसंबर के महीने में ये कंप्लीट भी होंगे और चेक भी होंगे। चलो जल्दी से प्रोसेस अकाउंट छापो, देखते हैं कौन पहले छापता है, आप या मैं। छाप लिया तो बस चुप करके बैठे रहो फिर। जिन्होंने कॉपी पेस्ट कर लिया है वो रिलैक्स हो जाए, अय्याशी लुटे। तो प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना है फाइफो से। इसी सवाल को एवको से भी किया जा सकता है। एवको के लिए सवाल की शक्ल कोई और नहीं होगी, इस सवाल को एवको से भी कर सकते हैं। लीटर्स हैं केजीज है, लीटर्स और रुपीस, लीटर्स और रुपीस। चलो भाई, सबसे पहले लिखे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन। जी बेटा, जिन्होंने कर लिया है वो फिगर्स लिखवाते जाइएगा, मुझे बार बार ऊपर नीचे आना पड़ेगा क्वेश्चन को सामने रख के। अल्हम्दुलिल्लाह। मटेरियल और कन्वर्जन, कितने लीटर है ओपनिंग, मटेरियल की कॉस्ट, टोटल 7125। इनपुट ऑफ करंट मंथ, करंट मंथ में कितनी प्रोडक्शन हमने स्टार्ट की। ये डाटा तो सारा क्वेश्चन से कॉपी करना होता है। 36 और कन्वर्जन, लेबर कितनी है 14,224 प्लस 1137। अप्लाइड वाले लेने हैं, एक्चुअल वाले नहीं लेने। 25 61 कल आ जाएगा 1,35,000 लीटर। जी 68968, जी बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोसेस की डेबिट साइड मुकम्मल हो गई, सिर्फ गेन का इंतजार है, शायद गेन ना हो। हाँ जी, गेन नहीं है तो बस ठीक है। चलो, मैं अंडरलाइन वैसे मैं करता नहीं होता पहले, लेकिन आपने सोल्यूशन किया हुआ है तो ठीक है। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले क्या आता है, नॉर्मल लॉस एट स्क्रैप वैल्यू। इधर ही मैं इंस्पेक्टेड क्वांटिटी का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। इंस्पेक्टेड क्वांटिटी का फॉर्मूला इधर ही लगा लेता हूँ। कितनी स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, सवाल ही नहीं है तुम्हारे पास। और शेड्यूल नहीं है ना, तो तुमने क्यों नहीं लिए नोट्स। कभी खुद नहीं आते, कभी नोट्स को नहीं लाते। अभी से तुम्हारा ये हाल है, अपनी बेगम को तो तुम फिर शॉपिंग मॉल में ही भूल आओगे। बाद चो कहती रहेगी मेरा बंदा किथे गया।
हैं की कहने घर वाले ने रकमा ला के लैके आनी है कुड़ी ते तू उत्थे भुला नहीं है शॉपिंग मॉल च है ओ शुड़ुल एक्चुअल आउटपुट जी एक्चुअल आउटपुट थी 1,00,000 लेकिन हमें यहाँ पे ब्रेकअप लिखना है एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड फ्रॉम करंट ये 15,000 है मेरे पास ये नहीं था टोटल 1,10 था तो ये बैलेंसिंग फिगर थी ये अभी मैंने निकालनी है ये मैंने अभी निकालनी है फिगर इसमें सेपरेट फिगर्स की अहमियत है 15,000 और 95 समझ आया कैसे आया इसमें से ये 15 और ये इसमें से बैलेंसिंग फिगर लिया 95 1,10 मेरे पास था क्लोजिंग लिखवाएं जी कितना है एबनॉर्मल लॉस अब बैठे हो तुम जवान करके आए हो तो करी जाओ लिखी जाओ साथ साथ एबनॉर्मल लॉस अच्छा जी जब आप एबको मेथड करते थे तो आप यहाँ पर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को एवरेज कॉस्ट पर यूनिट पे लिखते थे एवरेज कॉस्ट पे अब यहाँ पे लिखे करंट कॉस्ट पर यूनिट पे एबनॉर्मल लॉस को किस पे लिखना है इसको भी ऐड इधर ऐसा नहीं होगा इधर ब्रॉड डाउन कॉस्ट भी आएगी प्लस कुछ करंट कॉस्ट आएगी वो मैं बाद में बताता हूँ ये 7,125 डायरेक्ट इसमें ऐड होना है सीधा सीधा इधर शिफ्ट कर दें तो ठीक है आप चले जाए अगर जाना तो जी बस खत्म है ये हमने कंप्लीट ही करना है हाँ भी जानो बताएं यहां तक हो गया है अब इसके बाद हमने क्या करना होता है एपीयू बनाना होता है तो हम हेडिंग देंगे एपीयू इन द करंट मंथ एपीयू इन द करंट मंथ और शरारतें कर रहे हो हैं कौन शरारतें कर रहा है एपीयू इन द करंट मंथ प्रोसेस 1 है 2 है प्रोसेस 1 में मैक्सिमम 3 कॉलम बन सकते हैं ईपीयू में लेकिन हम यहाँ 2 बनाएंगे मटेरियल और कन्वर्जन और लीटर्स में लिखेंगे डाटा लीटर्स ही है ना तो सबसे पहले नॉर्मल लॉस ईपीयू में नहीं आता ये जो एक्चुअल आउटपुट लिखनी है इसका जितना पोर्शन करंट मंथ में कंप्लीट हुआ है ये वाला 15,000 लीटर का जितना पोर्शन करंट मंथ में हुआ है तो लिखें यहां पर इंग्लिश एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग
वर्क इन प्रोसेस। जितना पोर्शन लास्ट मंथ में कंप्लीटेड था वो नहीं लिखना, करंट मंथ में कितना कंप्लीट किया है। तो कन्वर्जन मेरा और मटेरियल 0% ऐड किया है, और कन्वर्जन कितनी ऐड किया है, 20%। 20% ही थी ना। तो 15,000 का 20%। इधर क्यों नहीं लिखा मटेरियल वाले कॉलम में? मटेरियल पिछले महीने ही 100% लग चुका था, तो करंट मंथ में मटेरियल ऐड करने की जरूरत। कन्वर्जन कितनी लग चुकी थी, तो करंट मंथ में 20% और लगाओ ताकि ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आ जाए आगे लिखे ये वाली एक्चुअल आउटपुट 95,000। ये सारी करंट मंथ में ही स्टार्ट की और करंट मंथ में ही पूरी कंप्लीट हो गई। तो इसको बिल्कुल पुरानी वाली आउटपुट की तरह लिखना है, एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम करंट। ये 95,000 पूरे का पूरा लिख लें वैसे का वैसे ही, क्योंकि इस पे 100% मटीरियल करंट मंथ में लगा है और 100% कन्वर्जन भी करंट मंथ में लग गया है। ये पिछले महीने स्टार्ट ही नहीं हुए थे, ये करंट मंथ में स्टार्ट होके करंट मंथ में ही कंप्लीट हो गए। तो इन पे 100% मटीरियल लिखना नहीं है वैसे, 100% मटेरियल करंट मंथ में लगा है और 100% कन्वर्जन भी करंट मंथ में लगी है। आगे बताओ भाई, इसके बाद क्या आएगा? एबनॉर्मल इंस्पेक्शन उसने कहा था एंड पे है, तो 100% मटीरियल काउंट करें, 100% कन्वर्जन। क्या कहते हैं? ऐसे ही है। और आखिरी रकम क्या है इसमें? इसका अपना कंप्लीशन रेट ले, मटीरियल 100%, कन्वर्जन 80%। सत ले टोटल कर ले। ये आंसर देख देख कितनी बता रही? अभी किया, ठीक है जी। नेक्स्ट। ले करंट कॉस्ट पर यूनिट, ब्रॉट डाउन कॉस्ट एड करंट कॉस्ट पर यूनिट। बताओ भाई करंट कॉस्ट कितनी थी मटेरियल की? 36240000 माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस 0। अल्हम्दुलिल्लाह 1,14,100 लीटर्स। क्या था? ये आता है। इधर कन्वर्जन क्या थी? 25,000 डिवाइडेड बाय जी दसो की आधा पाए 19 तो नहीं है। टोटल क्या बनता है?
0.80 ले जी। हमने ईपीयू का चेंज भी काउंट फॉर कर लिया, एक्चुअल आउटपुट में जो ब्रेकअप था वो भी कर लिया। अच्छा, अब हमने सिर्फ क्रेडिट साइड को फिल करना है। तो जरा कैलकुलेटर पकड़ो और मुझे बताते जाओ। एबनॉर्मल लॉस नहीं, कैसे करेंगे? 542.80 पर लीटर इंटू 2100, ऐसे ही है। चेक करें, ये एलिमेंट वाइज नहीं निकाल रहा मैं, टाइम बचा रहा हूं। कितना आता है चेक करो। क्लोजिंग कराओ यार जल्दी से, कैसे निकलेगा क्लोजिंग? तुम्हें नहीं जा रही है क्लोजिंग? बताओ जल्दी निकालो कैसे निकलेगा क्लोजिंग? कैसे निकालोगे 17,000 लीटर की कॉस्ट कैसे निकालोगे? हाँ अलग अलग बताओ। 317.62 इंटू 17,000, ऐसे ही करोगे अलग अलग? जी क्लोजिंग 317.62 इंटू 17 जमा इंटू 13,600 862 करंट इनपुट को 95,000 लीटर, जिसके यूनिट सेम होते हैं ना उसको मैं टोटल 542 से ضرب दे दूं। चलो 5166। और ये ऊपर वाला कैसे निकलेगा? इसमें 7125 की कॉस्ट तो डायरेक्ट आ गई, लेकिन ये तो कंप्लीट नहीं थे। इसको कंप्लीट करने के लिए जितनी करंट कॉस्ट ऐड की गई है, ये देखेंगे आईपीयू से, देखिए ये मटेरियल नहीं ऐड हुआ, कन्वर्जन कितनी ऐड हुई है? 3,000 लीटर के बराबर। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप करेंगे प्लस 225.18 इंटू 3,000 लीटर्स, ये करंट मंथ में और ऐड करनी है। बस ठीक है, हेलो जी। अब इसका टोटल करेंगे अगर तो हेलो, चेक कर लो। तो ठीक है, समझ आया क्या हुआ ये? कोई नहीं समझ आया ना? आगे हैं और शता दे, होमवर्क क्या दिया मैंने? दिया है, दूसरी क्लास को भी दिया है। दूसरी क्लास को भी दिया है, आपका भी वही होमवर्क है। दिखाइएगा नोट्स। अब मुझे याद ही नहीं कि दूसरी क्लास को क्या होमवर्क दिया, बेटा दिखाना जरा नोट्स। हैं उन्होंने यही बोला है, कुछ नहीं दिया? नहीं, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 3.1 और 2 तो आपने कर ली थी, एग्जाम्पल 3.3
और मेरा ख्याल है 3.4 का प्रोसेस 1। एग्जाम्पल 3.3 और 3.4 का क्या है, प्रोसेस 1। और नोट्स का क्वेश्चन नंबर मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई दिया है 5 का, हाँ दिया है। नोट्स का क्वेश्चन नंबर दिया है 14वां। ये होमवर्क है। ये फाइल की अपलोड कर देंगे, हो गई हुई है वो बैच 1 2 में मिक्स हो गई होगी, देख लेना फोल्डर चेक कर लेना। हाँ जी, बैच 2 की और 1 की सेम ही है, सेम ही होती है।